नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जो राजनगर में दिन दहाड़े सीएससी केंद्र में 60,000 की लूट, 3 राउंड फायरिंग से तहस। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार दोपहर छोटा सिजुलता स्थित नवोदय चौक के पास मां दुर्गा फोटो स्टूडियो परिसर में संचालित सीएससी केंद्र में 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर करीब 60,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 युवक एक पुरानी अपाची बाइक से पहुंचे और केंद्र संचालक अनूप महाकुट से नकदी लूट ली। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। खुद को गिरता देख उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीपीओ समीर कुमार सेवा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस अब तक किसी का खुलासा नहीं कर पाई है। घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। अगली खबर देखिए, साहिबगंज से है, जहां गंगा कटवा में समा गया उत्क्रमित विद्यालय। 186 छात्रों का भविष्य संकट में। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड की पलासगाछी पंचायत के तेमूर टोला में बुधवार को उत्क्रमित विद्यालय गंगा नदी के कटवा में पूरी तरह समा गया। बाढ़ और नदी के भीषण कटवा के कारण सुबह लगभग 8 बजे स्कूल भवन धीरे धीरे लहरों की चपेट में आकर ढह गया। विद्यालय के 2 क्लासरूम पूरी तरह गंगा में विलीन हो गए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल परिसर से पहले ही आवश्यक सामान निकाल लिया गया था, जिससे बड़ी क्षति टली। इस स्कूल में 186 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित है, जिनके पढ़ाई पर अब संकट उत्पन्न हो गया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि बच्चों के पठन पाठन के लिए अस्थायी स्थान तय किया जाएगा ताकि पढ़ाई जारी रह सके। घटनास्थल पर कटवा की भयावह स्थिति को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने तुरंत इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा नदी के किनारे बने भवनों की सुरक्षा के लिए जल्द ही स्थायी समाधान तलाशना आवश्यक है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कटवा की संभावना लगातार बनी रहती है, इसलिए नदी के किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। अगली खबर देखिए, रामगढ़ से है, जहां दुष्कर्म और हत्या की घटना पर अंबा प्रसाद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। पतरातू प्रखंड की कुर्से पंचायत अंतर्गत घाघरा बस्ती में हुई दुष्कर्म की और हत्या की भयावह घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। इस मामले में मृतक महिला आंगनबाड़ी सेविका अंजलि गाड़ी के पीछे 2 छोटे बच्चे और 14 साल की एक बेटी अधूरा छूट गई है। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी शुभेंद्र यादव, जो बिहार के गया जिले के शेरघाटी का रहने वाला है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने रामगढ़ एसपी से बात कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र कार्रवाई और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए छोटे बच्चे भी इस असंस्कृत सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रवणता बढ़ रही है। अंबा प्रसाद ने कहा कि समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर इस प्रकार की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। अगली खबर देखिए, गढ़वा से है, जहां छात्रा दिव्या कुमारी की मौत के बाद शिक्षिका द्रौपदी मिंज का तबादला, जांच टीम गठित। गढ़वा जिले में 10वीं की छात्रा दिव्या कुमारी की मौत ने पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और नाराजगी फैला दी है। परियोजना +2 उच्च विद्यालय बड़गढ़ में शिक्षक द्रौपदी मिंज द्वारा कथित पिटाई के बाद छात्रा की हालत गंभीर हो गई थी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका का हस्तांतरण रंका परियोजना विद्यालय में कर दिया है। साथ ही महिला बीओ के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। गढ़वा जिला प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल टीम ने छात्रा का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। दिव्या की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मांग है कि दोषी शिक्षिका का निलंबित कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि दिव्या हमेशा अनुशासित और पढ़ाई में अच्छी थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन उसने जूते की जगह चप्पल पहनी थी, उस दिन शिक्षिका ने उसे सबके सामने पीटा, जिससे गंभीर चोटें आई और वो कोमा में चली गई। अगली खबर देखिए, घाटशिला उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कोषांग का निरीक्षण किया, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के दिए निर्देश। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने विभिन्न निर्वाचन कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कोषांग, व्यय कोषांग, पोस्टल बैलेट, स्ट्रांग रूम सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग और परिवहन कोषांग का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कोषांगों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने और अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों की तैयारी, कर्मियों की तैनाती, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स समन्वय पर विशेष जोर दिया।
अगली खबर देखिए, जहां वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र कुमार की पुस्तक नीले आकाश का सच का भव्य लोकार्पण। वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र कुमार द्वारा लिखित चर्चित पुस्तक नीले आकाश का सच का आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता, न्याय और शिक्षा जगत के प्रमुख हस्ताक्षर उपस्थित रहे। मुख्य रूप से गांधीवादी विचारक वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर रॉय, प्रोफेसर केची सुरेश, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता और पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने संयुक्त रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि राम बहादुर रॉय ने कहा कि अमरेंद्र कुमार की यह पुस्तक समाज, राजनीति और पत्रकारिता के वास्तविक पहलुओं को उजागर करती है। ये पत्रकारिता के छात्रों और पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि पुस्तक की विषय वस्तु इतनी महत्वपूर्ण और सारगर्भित है कि इसे सम्मानित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों और साहित्य प्रेमियों ने पुस्तक की तारीफ की और इसे पत्रकारिता के लिए मार्गदर्शक बताया। लोकार्पण समारोह में लेखक अमरेंद्र कुमार ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि पुस्तक में समाज और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। अगली खबर देखिए, जो घाटशिला उपचुनाव 2025 में सोमेश सोरेन और भवलाल सोरेन आमने सामने। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब रण पूरी तरह तैयार हो गया है। झामुमो ने स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन के बजाय उनके पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला से हारने वाले भवलाल सोरेन को पुनः अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगले कुछ दिनों में अपना प्रत्याशी घोषित करेगा। इस उपचुनाव को केवल घाटशिला का चुनाव नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के कई कद्दावर नेताओं के लिए भी परीक्षा माना जा रहा है। झामुमो में जीत हार का श्रेय मुख्यमंत्री को जाएगा, जबकि भाजपा के भीतर बबलाल मरांडी का राजनीतिक कद भी प्रभावित होगा। भवलाल सोरेन की संभावित जीत कोल्हान के पूर्व नेता चंपाई सोरेन की राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती है। 2024 के चुनाव में घाटशिला से हार के बावजूद भवलाल सोरेन ने लगातार जनता से जुड़ाव बनाए रखा और अब पिता पुत्र दोनों सीधे चुनाव मैदान में हैं। ये पहला मौका है जब भाजपा ने घाटशिला से लगातार 2 बार प्रत्याशी खड़ा किया है। चुनाव की रणनीति, जनसंपर्क और राजनीतिक समीकरण इस उपचुनाव को राज्य में बेहद अहम बना रहे हैं। अगली खबर रांची से है, जहां कटहल मोड़ पर दुकानदार पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी रांची के कटहल मोड़ क्षेत्र में मंगलवार रात एक दुकानदार पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिस इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही रातों और नकड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि फायरिंग का कारण क्या था और कितनी गोलियां चलाई गई। घायल दुकानदार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल व्यक्ति सीमेंट कारोबारी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों को हमलावरों की पहचान के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। कटहल मोड़ के आसपास के व्यापारी और निवासी फिलहाल सतर्क हैं। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखते हैं तो सूचना दें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अगली खबर देखिए, जो हैदराबाद में ऊपरघाट के युवक की मौत। खबर बोकारो की है, जहां नवाड़ी प्रखंड अंतर्गत कंजीकिरो पंचायत के पीलपिलो निवासी गोविंद महतो के 32 वर्षीय पुत्र हीरालाल महतो की मौत सोमवार की रात हैदराबाद में हो गई। वहां वो एक इंटरनेट वाईफाई कंपनी में सुपरवाइजर था। परिवार में पत्नी कलावती देवी, पुत्र 13 वर्षीय सुनील कुमार, पुत्री 7 वर्षीय सुमित्रा कुमारी, माता पिता और भाई हैं। भाई भरत महतो ने बताया कि सोमवार की रात काम से लौटने के बाद देर रात हीरालाल को अचानक नींद में दर्द की शिकायत हुई। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में ठेकेदार नागराज का फोन आया और उसने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार ने भाई को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। हीरालाल 10 वर्षों से कंपनी में कार्यरत थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिजनों ने घटना की सूचना डुमरी विधायक जयराम महतो और पूर्व मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो को देकर कंपनी से मुआवजा दिलाने की मांग की है। बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रही छोटा नागपुर लाइव के साथ। नमस्कार।